तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या था अपना? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन थी रिकॉइल ऑफ गन, और एक हमने पढ़ी थी रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, अब करेंगे उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। पहले उसके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एवर न्यूटन साइकिल लॉ के और इंपल्स के, पहले वो नोट कर लें, ये साथ साथ नोट कर लें, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए बेटा? ऑफ अबाउट न्यूटन साइकिल लॉ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन साइकिल लॉ एंड इंपल्स। ठीक है, न्यूटन साइकिल लॉ का और इंपल्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कैसे इनको फाइंड करेंगे, इंपल्स को कैसे निकालेंगे। हम इंपल्स भी कह सकते हैं, आपको याद हो तो हम इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं, इंपल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इन पॉइंटों पे ही आगे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझे पहले। नंबर 1 पॉइंट, जो फोर्स है वो वेक्टर है, मोमेंटम है वो भी वेक्टर है। तो अगर आपको ये पूछा जाए बताओ मोमेंटम किधर चेंज होगा, फोर्स अगर एक्स में लग रहा है तो मोमेंटम वाई में चेंज होगा कि एक्स में चेंज होगा कि किसी अदर डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम? तो एफ अगर एक्स होगा तो मोमेंटम भी, एक फॉर्मूला आपको पता होगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल लॉ, वी नो क्या बेटा, ये एफ जो होता है वो dp बाई dt होता है, फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम अगर यहाँ पे एफ एक्स लेके चलते हैं, एफ एक्स लेके चलते हैं, तो अगर यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, dpx। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, तो उसमें मोमेंटम जो चेंज आएगा वो एक्स में ही आएगा। क्या मतलब है इसका भी, कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, हम इसको अगर धक्का एक्स एक्सिस में लगाएंगे, फोर्स अगर एक्स में लगाऊंगा, अगर रुका हुआ है मैं उसको धक्का मार रहा हूं, तो मोमेंटम चेंज होने का मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर इसने वेलोसिटी गेन की, मतलब मोमेंटम क्या आया, चेंज आया। हो सकता है पहले मोशन में थी, पहले इसको फोर्स लगा के रोक दिया, तो मोमेंटम में क्या है, चेंज आया। तो फोर्स किधर लगा, कब रुका है, फोर्स एक्स एक्सिस में लगाऊंगा तभी इसमें मोमेंटम चेंज होगा, चाहे इसको रोके चाहे इसको हम भगाएं, कुछ भी करेंगे सर इसमें। तो अगर आप उसको फोर्स एक्स एक्सिस में लगा रहे हो तो मोमेंटम भी एक्स एक्सिस में ही चेंज होगा। सेम ऐसे ही एफ वाई, तो यहां जो मोमेंटम आएगा वो dpy बाई dt आएगा। अगर बात करते हो एफ जेड की, तो मोमेंटम भी किस में होगा, जेड में होगा। ये बात जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मोमेंटम एंड फोर्स आर द वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज ए नॉट वेक्टर। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोमेंटम क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है वो है ग्राफ का, ग्राफ बिटवीन किस किस में, मोमेंटम एंड टाइम, मोमेंटम एंड टाइम, उस ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कोई भी हो सकता है, मे बी इधर मोमेंटम है, इधर टाइम है, और मान लो ये ग्राफ। तो मोमेंटम और टाइम के ग्राफ में 2 पॉइंट होते हैं, आइदर उसका स्लोप का रिप्रेजेंट करेगा और इस ग्राफ के अंदर उसका एरिया का रिप्रेजेंट करेगा। 2 ही पॉइंट होते हैं किसी भी ग्राफ के अंदर। तो उसका स्लोप का रिप्रेजेंट करेगा, पहले बात करते हैं उसकी। ए पॉइंट लेता हूं, सेकंड पॉइंट का ए पॉइंट, स्लोप ऑफ पीटी, मोमेंटम टाइम ग्राफ। बताओ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो जो स्लोप निकालना होता है ना, तो स्लोप का मतलब होता है
कि यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दो, मान लो इसी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा हूं तो यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट डाल दिया, एक टेंजेंट डाल दिया, और यहाँ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना, कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना, ठीक है। तो मोमेंटम और टाइम के अंदर थीटा एक एंगल बना, तो स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप का मतलब ये होता है स्लोप। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप का मतलब होता है डिवाइड करके देख लो इन दोनों को, इसको और इसको डिवाइड करके देखो क्या आता है। तो चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम को डिवाइड करके देखो, ऊपर देख कर देखो, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम को डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, फोर्स। तो इसका मतलब अगर मोमेंटम और टाइम के ग्राफ में अगर मैं एक स्लोप निकालूं तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर्स को। तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ रिप्रेजेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। इस बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट है। और नंबर डी पार्ट, ठीक है, निकालते इसका स्लोप हो गया, इसका एरिया, एरिया अंडर मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब एरिया का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, दो चीजें होती हैं, स्लोप में डिवाइड करके देखते हैं तो डिवाइड करने से कोई टर्म आती है वो लिख देते हैं, और एरिया निकला होता है तो प्रोडक्ट करते हैं उनका। तो P का और T का प्रोडक्ट अगर करें, मोमेंटम और टाइम का प्रोडक्ट अगर करें, तो मोमेंटम और टाइम का प्रोडक्ट करने से कोई क्वांटिटी नहीं आती है, कोई भी क्वांटिटी नहीं बनती है मोमेंटम का और टाइम का प्रोडक्ट करने से। इसका मतलब इसका एरिया अगर निकालें, प्रोडक्ट अगर करें, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी निकल के नहीं आएगा। तो एरिया अंडर मोमेंटम टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट या हैविंग नो सिग्निफिकेंस, हैविंग नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप ना करें तो बेटर है, करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, हैविंग नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट थे, मोमेंटम और टाइम ग्राफ का। उसके बाद निकालेंगे हम इसमें फोर्स में और टाइम में। तो आप पहले मोमेंटम और टाइम का ये सभी को अच्छे से पहले बार नोट करें। आगे करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा, हम ग्राफ बनाएंगे अब फोर्स का और टाइम का। नंबर 3, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। तो मान लो फोर्स और टाइम का, यानी कि फोर्स वेरिएबल है, किसके साथ वेरिएबल है, किस साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो उसको छोटा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम दोनों कर लेते हैं, फोर्स एक वेक्टर है ना, तो उसको दोनों में कर लेते हैं। तो इधर है फोर्स ऊपर और नीचे, और इधर है टाइम। तो मान लो ग्राफ इसका ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर वही दोनों पॉइंट फिर से निकालने हैं। पहला पॉइंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा या नहीं भी करेगा, पहले आप ये देखिए करेगा। स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप का मतलब है आप इन दोनों को डिवाइड करके देखें, F को और T को डिवाइड करके देखो, फोर्स बाय टाइम। फोर्स बाय टाइम कुछ नहीं होता, फोर्स इनटू टाइम होता है। तो स्लोप हैविंग नो सिग्निफिकेंस, स्लोप का यहां कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई एरिया का कोई मतलब निकलेगा, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर कर्व या एरिया ऑफ किसका बेटा, फोर्स टाइम कर्व।
प्रोडक्ट करके देखें फोर्स का और चेंजिंग टाइम का, फोर्स और चेंजिंग टाइम का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो एरिया ऑफ एफ टी कर्व रिप्रेजेंट इसको, चेंज इन मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, मतलब डेल्टा पी या आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को। तो अगर आपके पास फोर्स है, टाइम चेंज हो रहा है उसके साथ, या टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, तो उन दोनों का आप क्या निकाल दो, प्रोडक्ट कर दो, मतलब इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ द इसका। अब ये क्या बने, हो सकता है ये ट्रायंगल बन जाए, ये रेक्टेंगल बने, ये स्क्वायर बने, वो क्या बने, आप उसको मैंने इसको करो बना दिया है, इसके लिए कुछ भी आ सकती है, ट्रायंगल भी, इसका रेक्टेंगल भी, एनीवन, मैं क्या बताऊं इसका बाद में। तो इसमें क्या करोगे आप, अब उसका प्रोडक्ट कर दें, उसका एरिया निकाल दें, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। और दूसरा, ग्राफ नहीं दिया हो, ग्राफ नहीं दिया हो तो मान लो उसमें एक वेरिएबल फोर्स हो, तो कैसे निकालोगे, एंड चेंज मोमेंटम को कैसे फाइंड कर सकते हो, एंड डीपी जो होता है ना, वो निकालने के लिए आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अगर आपको टी की टर्म में फोर्स दिया मिले, इसका भी आपको बताऊंगा मैं, हो सकता है मैं इसको काम करूं, उसको पॉइंट नंबर 4 अलग से दे देता हूं। डीपी इज ऑल्सो इक्वल टू, या आई इक्वल टू डीपी, चेंज मोमेंटम है। ये डिफरेंस आप जानते होंगे, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, ज्यादा चेंज, डीपी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, टाइम में ज्यादा चेंज होना, जो कि इंटरवल यानी इंटीग्रेट करके फोर्स और टाइम के साथ, इसमें क्या मिलेगा, टाइम का इंटरवल t1 से t2। तो आप इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम इससे भी निकाल सकोगे। तो ये दो फैक्टर और है आपके इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम निकालने के। ये पॉइंट कितने टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों के इनके मोमेंटम निकालेंगे। नोट करो बेटा स्टूडेंट, जैसे आप इतना नोट कर जल्दी से, ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं, अब क्या निकालना आपको, फोर्स निकालना है। अब फोर्स कैसे निकलेगा इसका बेटा, देखो मैंने लिखा आपके सामने से फॉर्मूला, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होने को क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी में कितना टाइम चेंज हुआ, तो आप दोनों को डिवाइड कर दे बस। तो फोर्स आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा पी मीन्स ये डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है हमारा, टाइम कितना चेंज हुआ है, 2.5 माइनस 1, तो नीचे कितना बनेगा 1.5। ठीक है, एक जीरो कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी, हटा दो उसको। तो ये कितना बचा बेटा 9000। 9000 क्या फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो जो एवरेज फोर्स होगा या जो फोर्स होगा वो तो होगा 9000 न्यूटन, और जो इंपल्स होगा वो ये। ठीक है, कर लो नोट इसको। बोलो बेटा, अगर इस टाइप का बन गया, ये बन गया डायग्राम, यानी अब जो एरिया हमारे पास है वो ऐसे है, तो उसका क्या करोगे, इसमें पहले आप निकालोगे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये आपको मालूम मिल गया कितना, ये है 1.7। तो सबसे पहले क्या निकाल, जैसे इसी तरह से आप ट्रेपीजियम बनेगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल दो, नहीं तो क्या करो, यहां से लेकर यहां तक का पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, जिसमें करके दिखा देता हूं आपको मैं। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एक तो निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं इसका नाम दे देता हूं मैं, ये बी हो गया था, ये सी नाम दे दो, ये डी नाम दे दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसी, ठीक है, इसे प्लस करना पड़ेगा हमें, OAC एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDB। तो एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, इसका हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 1
इंटू हाइट, हाइट क्या आ जाएगी एसी, एसी कितनी है 18,000 एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एसीडीबी, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इसका रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड कोई भी, तो ये लेंथ हमारे पास मॉडल कितनी है 18,000 और इंटू ब्रेड कितनी है 2.5 माइनस 1.7, 2.5 माइनस 1.7। तो आप इसको निकाल के क्या निकाल सकते हो, इंपल्स निकाल सकते हो। तो हमेशा निकालना क्या होगा, हमेशा आपको निकालना होगा इसका एरिया ही, जो आपको गिवन मिलेगा ग्राफ, उसमें एरिया ही उसका क्या कहलाएगा, इंपल्स या चेंज इन मूवमेंट। ठीक है, तो छोटा सा आपको हिंट है, आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। तो एक इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल कोड देखें, वेरिएबल फोर्स का। मान लो आपको क्या दिया है, इफ ए फोर्स इज वेरी विद टाइम इज क्या है, F इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t एंड प्लस 2, ये देखते हैं। ठीक है, वेट टाइम के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखो टी की जगह 0 पुट करो तो अलग फोर्स आएगा, टी की जगह 1 पुट करो तो अलग फोर्स आएगा, तो ये फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, वेरी करेगा टाइम के साथ ये। ठीक है, दूसरा निकालना क्या है, फाइंड इंपल्स, इंपल्स कह दो, मैं बार बार बात बोल रहा हूं, या चेंज इन मोमेंटम। इन टाइम इंटरवल, किस टाइम इंटरवल में, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। कोई भी इंसिडेंट या कुछ भी हुआ होगा, बैट बॉल से टकराई या कुछ भी दीवार से बॉल टकराई है, एनिमल कुछ भी इंसिडेंट हुआ होगा, तो हमें इंपल्स कब होता है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, उस फोर्स के कारण कितना इफेक्ट आया, उस फोर्स के कारण कितना मोमेंटम चेंज आया किसी भी एक सिस्टम में। जब हमारे पास फोर्स ये है और ये फोर्स लगा कितने टाइम, किस इंटरवल में बताना इंपल्स, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे वेरिएबल वाला है तो इंटीग्रेट, क्योंकि ये लिमिट दे रखी है, तो लिमिट होगी तो लिमिट वाला मेथड होता है इंटीग्रेशन मेथड, तो आप इसको इंटीग्रेशन से सोल्व करोगे। तो वी नो क्या बेटा, जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी या इज इक्वल टू आई, वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा पी कह दो चाहे डेल्टा चाहे डीपी कह दो, एज यू विश, लेकिन इंटीग्रेशन जब करते हो तो इंटीग्रेशन में कभी यहां डेल्टा मत लगा देना, ये याद रखियो, इंटीग्रेशन में हमेशा वेरिएबल डी होता है हमेशा। और इतना आइडिया आपको मिल गया कि ये छोटा तो नहीं है, छोटा होता है 1 से 1.0001 सेकेंड, ये होता है छोटा इंटरवल। 1 से लेकर 3 इंटरवल है, 2 सेकेंड का डिफरेंस है, 2 सेकेंड लार्ज इंटरवल होते हैं, तो लार्ज इंटरवल के लिए डेल्टा पी ज्यादा चेंज होगा मोमेंटम में, इसलिए मैंने डेल्टा पी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ dt, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ही वेरिएबल का काम करता है बस ओनली ये, लिमिट है टाइम की, उसके लिए बस ये इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे रखो वैल्यू सारी, तो जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, एफ कितना है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इंटू डी टी, लिमिट कहां से कहां, लिमिट 1 2 3, 1 2 3। तो अब इसका इंटीग्रेट करें, बस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है, क्या भाई 3 का तो कुछ होना नहीं है, तो बेटा इंटीग्रेट करना इसका, तो 3 का तो कुछ होगा नहीं, टी की पावर 2, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करो, तो 2 टी की पावर 2 है तो एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय, इसी से इसको डिवाइड करेंगे,
यानी जितनी इसमें हमने ऐड किया कितना बना 3 से डिवाइड कर दिया। लिमिट क्या है 1 2 3 प्लस 4 t। अब t की पावर कितनी है 1 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा t की पावर 2 और 2 से डिवाइड कर दो। लिमिट कहां से कहां 1 2 3 1 से लेकर 3 तक प्लस अब 2 यहां अकेला है 2 अगर अकेला है 3 आओ 4 आओ कोई भी अकेला हो डिफरेंशिएशन होता तो 0 होता। इंटीग्रेशन है तो उसके साथ टाइम का वेरिएबल जुड़ जाएगा t और भाई लिमिट पुट करना है यहां से 1 से 3 यानी 1 2 3। ये है बस और मैकेनिकल में उसी से डिवाइड करना है तो ये तो 3 से कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करें कितना है पहले t की जगह अपर लिमिट कितनी है 3 और 3 टू पावर भी कितनी है 3 फिर t के माइनस लगाओ फिर t की जगह लोअर लिमिट क्या 1 और 1 की पावर भी कितनी है 3 एक हो गया। चलो आगे प्लस ये कैंसिल आ गया 2 तो 2 बाहर रखो अंदर कितना बचता t की जगह पहले अपर लिमिट कितनी है 3 और 3 की पावर कितनी है 2 माइनस लगाओ t की जगह देखो लोअर लिमिट यानी कि 1 की पावर कितनी है 2 प्लस 2 t की जगह अपर लिमिट कितनी है 3 और y माइनस t की जगह लोअर लिमिट 1। अब इसको सोल्व करना है कितना आएगा बताओ i इक्वल टू ये आएगा 27 माइनस 1 प्लस 2 ये कितना आएगा 9 माइनस 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 और 2 कितना आएगा 4 कितना बना 26 ये कितना होगा 8 16 तो 26 प्लस 16 42 प्लस 4 46 तो जो आई आ गया वो आ गया 46 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन हमेशा बड़ा लिखना लेटर में क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है और सेकंड एस छोटा लिखना है बराबर लेटर नहीं हो एन बड़ा हो एस छोटा हो तो न्यूटन सेकंड ये इसकी यूनिट है। हर क्वांटिटी की यूनिट जरूर लिखें ठीक है। करो नोट बेटा इसका तो एक न्यूमेरिकल था इंटीग्रेशन मेथड से। अब ऐसा न्यूमेरिकल आप कोई और दिया हो उससे आप इम्पल्स निकाल सकते हो ठीक है। करें नोट इसको हो गया नोट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टाइप के बाद। अभी इम्पल्स के ही चेन मोमेंटम के ही बहुत से क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के। हर एक टाइप का आपको मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर देखो फॉर द गिवन फिगर मैं फिगर दे देता हूं उस फिगर में सबको समझ आओगे। फाइंड द इम्पल्स ठीक है या चेंज मोमेंटम बात एक ही होती है। कब इफ जरा देता हूं मैं इफ ए बॉल इज रिबाउंड with same velocity क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लिया तो बेटा सेम वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक सरफेस है इस सरफेस पे ये एक बॉल है जिसका मास m है ये यहां टकराई नीचे स्पीड से आ रही टकरा के वापस उसी स्पीड से चलेगी। रिबाउंड का मतलब उसी डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाए मींस ये डिफ्लेक्शन हुआ 180 डिग्री का ठीक है बेटा। तो अब हमें निकालना है इसमें इंपल्स निकालना है या चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अगर ये सिस्टम हो सकता है कि अब इसको ऐसे निकालना है ये आ जाए v स्पीड से जाए v से आए बात एक ही है। आप उसको ऐसे निकाल सकते हो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। फर्क किस बात का ओनली डायरेक्शन का। ये x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है ये y एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है ये फर्क है और कोई फर्क नहीं यहाँ पे। तो कैसे फाइंड करोगे आप चेंज इन मोमेंटम वो बात करें बेटा।
तो देखो बेटा, तो इंपल्स होता है दैट इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम आया वो किसके इक्वल होता है बेटा, मास इनटू चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड एक मान लेंगे vf और एक मान लेंगे vi। चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगा, मास तो सेम होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज इन स्पीड vf माइनस vi, इनिशियल एंड फाइनल। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो क्या हो जाएगी, चेंज इन स्पीड। अब आप बताओ क्या है इसके अंदर, हम करेंगे वेक्टर में, तो दिस आर द वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम की एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस आर द वेलोसिटी। तो क्या बनेगा बताओ, दिस इज m, vf बताएं किधर है, vf। हम इसके बाद कर रहे हैं, ये डायग्राम छोड़ दूं, मैं उसको हटा दूं, मैं ये कर देता हूं, ये आप अपने आप कर सकते हो बाद में। vf, f वाले कौन सी है, ये vf, टकरा के कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, ऊपर की साइड होता है प्लस y एक्सिस, नीचे की साइड कौन सा होता है, माइनस y एक्सिस। y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से, माइनस y को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस j कैप से। यूनिट वेक्टर, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। तो बताओ vf, f कौन सी है, ये वाली जो टकरा के कहां जा रही है, ऊपर। तो लिख देंगे vf है तो v, लेकिन ऊपर कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, तो j कैप, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, j कैप। तो v ऑफ j कैप माइनस आगे v ऑफ, अब vi का है, vi ये इनिशियल, जो ऊपर से कहा रही है नीचे, ऊपर से कहा रही है नीचे, तो नीचे आ रही है तो किस स्पीड से आ रही है, v स्पीड से ये आ रही है, v स्पीड से ऊपर गई, v स्पीड से नीचे आ रही है, तो v ऑफ माइनस j, v ऑफ माइनस j। ये बात दिमाग में बैठी बात कुछ, vf कौन सी है, vf है ऊपर जाने वाली, ये vf। तो v वेक्टर को हम कहते हैं v ऑफ यूनिट वेक्टर, ये ऐसे ये बनेगा v ऑफ यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर j कैप, इसका यूनिट वेक्टर माइनस j कैप, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या बना, m v ऑफ j, और ये प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस लगा दूं इसको मैं, इसका आंसर आ जाएगा 2m v ऑफ j कैप, क्योंकि ये प्लस हो गया तो m v और v क्या हो जाएगा, 2v, तो 2m v ऑफ j कैप। अब आप बता सकते हो इसमें मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, 2mv, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2mv, और उसकी डायरेक्शन क्या है, j कैप, j कैप मींस y एक्सिस। मोमेंटम चेंज होगा अलोंग y एक्सिस, मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस, जो मोमेंटम चेंज होगा वो y एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, और किस मैग्नीट्यूड से चेंज होगा, 2mv, उसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो ट्वाइस ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। कभी भी इसको जीरो मत कर देना। अब अगर देखो, अगर आप इसको दिमाग ले लगाते सोचते नहीं वेक्टर क्या है, तो आप क्या करोगे कि vf माइनस vi, vf माइनस vi, आने वाले भी v, जाने वाले भी v, v में से v घटा तो क्या आया, जीरो, मोमेंटम चेंज कितना हुआ, जीरो, तो आंसर तुम्हारा जीरो आता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिमाग में बैठा है बात, क्या चीज कि देखो हमने क्या किया, एक बॉल ली, हम बॉल दीवार के मारे, दीवार के मारने से इंपल्स का क्या है कि उस बॉल के टकराने से कितना इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स बाय द बॉल, उस बॉल के कारण टकराने से दीवार पे या किसी भी जगह पे कितना फोर्स लगता है, तो इसका मतलब जीरो आंसर है, फोर्स लगा ही नहीं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना। कभी भी कोई भी चीज चाहे मामूली सी हो, छोटी सी भी हो, चाहे उसमें नेग्लिजिबल मास हो, कहीं भी जगह टकराएगा तो इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, तो आंसर तो कभी इंपल्स का जीरो नहीं आएगा। इम्पैक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स को इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो किसी जगह पर अगर टकराती है, कोई भी चीज अगर टकराएगी तो इंपल्स होगा, इम्पैक्ट होगा, उसका आंसर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो उसको नोट करें बेटा। तो ये तो एक कंप्लीट वर्टिकल का है
फिर इसको हम करेंगे इंक्लाइन से। पहले आप इस वर्टिकल का नोट करेंगे जल्दी से। तो देखो बेटा, अब इसको इंपल्स निकालना है, वही चेंज मोमेंटम निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको, चेंज मोमेंटम या इंपल्स? तो सेम फैक्टर है। अभी कंप्लीट हॉरिजॉन्टल कंप्लीट वर्टिकल नहीं है, तो हम क्या करें, मैं इससे एक अलग अलग डायग्राम बना के आपको इसको सोल्व करवा दूंगा। तो दो फैक्टर बनेंगे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस का, एक बनेगा वाई एक्सिस का। तो उसको कैसे निकालेंगे मैं डायग्राम से समझाऊंगा, अलग अलग दो डायग्राम बना के। तो पहले जो आ रहा है ना, ये तो इनिशियल कहलाएगा और एक कौन सा कहलाएगा, फाइनल। तो पहले मैं इनिशियल का डायग्राम बनाता हूं। इनिशियल ऐसे है ये कि भाई ये है V, ये है V, ठीक है। इसके साथ ये एंगल है 45 के, मैं इसको थीटा ही मान लेता हूं, ठीक है। अगर एंगल है तो उस एंगल की वैल्यू पुट कर देते, कोई बात नहीं। ये आ गया 45। तो अगर ये V है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस, ये अगर एरो नीचे है तो इसकी एरो से V की नीचे ही आएगी। और अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आपको समझा, उसको कई एग्जांपल आ चुके हैं। हाइपोटेन्यूज का ये बेस जो होता है वो कोस होता है, तो ये बन जाएगा V कोस 45। और इसका ये जो बनेगा परपेंडिकुलर यहां पे, वो परपेंडिकुलर बनता है V साइन, तो ये V साइन 45। तो इसको देखा करो, ये V है तो एरो सारी इधर ही होंगी। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया कोस और परपेंडिकुलर हो गया साइन। तो ये तो हो गया इनिशियल का। और फाइनल का कौन सा होगा, फाइनल का ये वाला है। तो फाइनल का कैसा बनेगा, फाइनल का देखो एक बार, फाइनल में ये कहा, ये एरो नीचे आ रही है, ये भी, ठीक है। इसमें ये जो एंगल है ये 45 है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब एरो कहां है, इधर है, तो इसमें एरो कहां आएगी, नीचे आएगी। ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, बेस हो जाएगा कोस थीटा, तो V कोस 45। और यहां एक एरो इधर, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा V साइन 45। तो ये जो डायग्राम है ये इनिशियल डायग्राम है, इनिशियल। और ये जो डायग्राम है ये फाइनल है। अब इन दोनों से आप इसको सोल्व करोगे, इस कंप्लीट फिगर को, ठीक है। कैसे देखो, मोमेंटम दोनों में है, लेके चलेंगे इसमें। एक मोमेंटम अलोंग एक्स के लेके चलेंगे, फिर मोमेंटम अलोंग वाई का। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस करते हैं पहले हम। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अंदर अलोंग मोमेंटम चेंज का मतलब डेल्टा पी एक्स कितना आएगा, वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे हम। तो मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा कि मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस का फाइनल माइनस मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ही इनिशियल। तो एक्स एक्सिस के फाइनल में से एक्स एक्सिस के इनिशियल को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मोमेंटम चेंज होगा एक्स एक्सिस का। तो भाई फाइनल और इनिशियल क्या क्या है वो आप मेरे को बताएं। तो डेल्टा पी एक्स, अच्छी से समझना, यहां से एक बात ये, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एक्स के अलोंग मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दो, फाइनल वाला कौन सा है, ये। और एक्स एक्सिस का कौन सा है, ये है। आप इस वर्टिकल को भूल जाए, वाई एक्सिस को भूल जाए दोनों की। तो इस फाइनल वाले का एक्स एक्सिस का है, ये है, ये वाला है। तो क्या लिखेंगे हम, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी है, एम वी साइन 45। और ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, माइनस एक्स में जा रहा है। तो माइनस एक्स में जा रहा है, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। फिर ये माइनस, फिर ये माइनस। मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल, मतलब मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का इनिशियल ये वाला है जो प्लस एक्स में जा रहा है, v साइन 45। ये ऊपर वाले के लिए है, v साइन 45, इधर है। तो मास
इंटू वी साइन 45, वी साइन 45, और किधर है ये प्लस एक्स एक्सिस में है, तो प्लस एक्स एक्सिस के लिए आ जाएगा आई के, आई के करो सोल्व कितना आया, ये आ गया माइनस, और ये भी क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा -2mv साइन 45, और दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी आई के। अब ये आई नहीं है, आगे बाहर क्या लग रहा है माइनस आई लग रहा है, ठीक है ना आई। अब इसको आप सोल्व करोगे कितना आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, क्या आ जाएगा 2mv साइन 45 कितना होता है √2, तो -2mv 1/√2 ऑफ आई है, और 2/√2 कितना होता है √2, तो ये आंसर आया √2mv, और इसके आप डायरेक्शन बनाओगे तो ये माइनस किसके लिए डायरेक्शन के लिए है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आई या डेल्टा पी, किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो मोमेंटम चेंज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ √2mv, किधर चेंज हुआ नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये होगी उसकी डायरेक्शन और ये उसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इतना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये दोनों डायग्राम और नीचे इसका जो सॉल्यूशन है वो नोट करें। आगे इसमें क्या होगा बेटा, आगे हमारे पास अब चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस का करेंगे हम, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग यहां पे लिख दूंगा वाई एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई अगर आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा डेल्टा पी वाई, ये हो जाएगा पी वाई, ये भी हो जाएगा पी वाई। अब बताओ यहां से क्या वैल्यू लिखूं इसको, बताओ डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू, तो पी वाई फाइनल, फाइनल कौन सा इसमें, वाई वाला कौन सा है ये वाला है, तो पी निकालने के लिए मास से प्रोडक्ट करेंगे, तो एम वी कोस 45, वी कोस 45, अब ये किधर है वाई एक्सिस में है कि माइनस वाई में, माइनस वाई में नीचे जा रहा है, तो इसको माइनस वाई को रिप्रेजेंट किससे करते हैं माइनस जे कैप से, ठीक है। फिर लगाओगे माइनस, माइनस आगे आ गया पी वाई किसका इनिशियल का, तो मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वाला कौन सा है ये भी नीचे ही है v cos 45, v cos 45, और ये भी नीचे है, नीचे का मतलब ये भी क्या आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, इसका मतलब ये माइनस और ये प्लस सारा क्या हो गया कैंसिल, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, मतलब इसका मोमेंटम वाई के अलोंग चेंज होगा ही नहीं, यानी जिधर सरफेस है ना, सरफेस उसका स्ट्राइकिंग सरफेस, उस स्ट्राइकिंग सरफेस के अलोंग कभी मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर सेम एंगल से टकरा के वापस चली जाए। अगर एंगल चेंज कर दिया कि ये 30 ये 45 तो फिर आएगा दोनों में, ठीक है ना। तो अगर सेम एंगल से टकरा के वापस जा रही है तो हमेशा उसका मोमेंटम उस सरफेस का जो प्लेन है, यानी अगर ये वाई में सरफेस है तो वाई के अलोंग चेंज नहीं होगा, एक्स के अलोंग चेंज होगा। अगर आप सरफेस को ऐसे कर लो, टकरा के करके देखा ना, ये सरफेस को ऐसे टकरा के ऐसे जाए, ठीक है, तो यहां जो मोमेंटम चेंज होगा ना वो एक्स के अलोंग चेंज नहीं होगा, फिर किसके अलोंग चेंज होगा वाई के अलोंग चेंज होगा। कितना चेंज होगा, सेम आंसर √2mv, आंसर वही आएगा सेम। अगर एंगल 45 है तो, अगर 45 भी है और 45 भी है तो अब अलोंग चेंज क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, एक्स के अलोंग चेंज नहीं होगा। ये सरफेस पे डिपेंड करता है कि स्ट्राइकिंग सरफेस कैसे है, बोर्ड कैसे आके टकरा रही है, ठीक है, उसको नोट करें आप। देखो बेटा कैसे करोगे इसको, आप इसको रिजोल्व करें, पहले वही बात है, पहले इसको करें इनिशियल वाला फिर फाइनल वाला। तो इनिशियल का देखिए पहले इसका सॉल्यूशन में, इनिशियल ये है, तो मैं डायग्राम बनाया तो फिर आप कर सकते हो मेरे ख्याल से कि ये है v, तो एक हमारे पास ये वाला है, एरो इसके नीचे आएगी, एंगल कितना है 60,
और एक ये बन जाएगा, इसके एरो इधर आएगी। तो ये अगर b है तो ये हो गया बेस, बेस हो जाएगा v cos 60 और ये होगा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा v sin 60। तो ये जो डायग्राम है वो है इनिशियल। फाइनली यहां बढ़ा देता हूं मैं इसे, देखो ये कहा है नीचे, नीचे किस स्पीड से, v स्पीड से। ये हमारे पास है बेस इसका, ये कितना है 30। तो अगर ये v है तो बेस उसका क्या कहलाएगा बेटा, कोसीटा, तो v cos 30 और ये इसका कहलाएगा परपेंडिकुलर इधर, और ये कहलाएगा v sin 30। बस, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। करना भैया से, कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम पहले हम निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस का करोगे तो फिर वही फिर एक बार लिख देता हूं मैं, डेल्टा जो पी एक्स होगा वो क्या होगा, पी एक्स ऑफ आई कैप, यानी कि हमारे पास फाइनल, और पी एक्स ऑफ किसका बेटा, इन इनिशियल। तो x का फाइनल x के इनिशियल को घटा दो, डेल्टा पी एक्स आ जाएगा। तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस का फाइनल वाला, फाइनल कौन सी है, फाइनल ये है, तो x एक्सिस वाली कौन सी है, ये है, तो v sin 30, तो m v sin 30। अभी किधर है, नेगेटिव x में है ये, तो नेगेटिव x का मतलब ये बन जाएगा माइनस आई कैप, नेगेटिव पी एक्स ऑफ इनिशियल, x वाला ये है इनिशियल जो प्लस x में जा रहा है, तो m v sin 60, और sin 60 किस में है, ये प्लस x में है, प्लस x का मतलब आई कैप। करो सोल्व इसको, दोनों में mv कॉमन है, mv कॉमन है, ठीक है। sin 30 कितना होता है 1/2, यानी माइनस 1/2, आई कैप भी कॉमन ही आ जाएगा इसमें, आई कैप भी कॉमन ही है, चलिए लास्ट में देंगे आई कैप, कोई बात नहीं। तो mv sin 30 कितना आएगा 1/2, यानी कि माइनस 1/2 हो गया। फिर ये माइनस sin 60 कितना होता है √3/2, क्या बचेगा बेटा, यहां से दोनों में कॉमन आ गया आई कैप। कितना आंसर आया, सोल्व करो इसको, ये आ जाएगा mv, 2 एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा -1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 ऑफ आई कैप, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स। तो x के अनुरूप जो मोमेंटम चेंज होगा वो ये आएगा, जिसका ये तो क्या है मैग्नीट्यूड, और ये उसकी क्या है डायरेक्शन। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी किसके अलोंग चेंज होगी, x एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, इतनी चेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास अलोंग x एक्सिस ये आ गया, अलोंग y एक्सिस निकाला है तो कितना आएगा, ठीक है। वीडियो से नोट कर लेना बेटा आप इसको, नहीं तो टाइम होने वाला था इसका। अलोंग y एक्सिस, तो मैं y एक्सिस का देखो, तो अलोंग जब y एक्सिस निकालोगे तो y के निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी वाई, ये आ जाएगा, तो ये तो फाइनल है, ये हो जाएगा पी वाई, ये भी हो जाएगा पी वाई, ये हो गया इनिशियल। अब इनकी वैल्यू बताओ क्या क्या है, बताओ। डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी वाई फाइनल, y में फाइनल कौन सा है, y में फाइनल ये वाला है v cos 30, तो m v cos 30, नीचे है, नीचे का मतलब माइनस जे कैप, फिर माइनस पी वाई, इनिशियल वाला कौन सा है y का, ये वाला है, ये भी नीचे ही है, तो m v cos 60, और नीचे ये भी, तो नीचे है तो माइनस जे कैप, दोनों में कॉमन एम वी। cos 30 कितना होता है √3/2,
कौन सा माइनस, माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, cos 60 होता है 1/2, दोनों में कॉमन जे कैप, इसको सोल्व कर लें, कितना बचा है एम वी, नीचे आ जाएगा 2 1 माइनस √3 ऑफ जे, ये आ जाएगा डेल्टा T1, ये तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसकी डायरेक्शन। तो देखो दोनों में से ना तो x के अलोंग ना y के अलोंग कोई भी जीरो नहीं आया। अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए, एंगल डिफरेंट हो जाए, इंक्लाइंड एंगल भी डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो सब कुछ आंसर यानी कि दोनों साइड में आंसर आएगा, दोनों साइड में चेंज होगा, x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, ठीक है। तो ये थे चेंज इन मोमेंटम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है, करें बेटा, थैंक यू, जा सकते हैं यार, ठीक है, थैंक यू।